क्या आप जानते हैं ज़्यादा पोषण भी नुकसानदायक हो सकता है? नमस्ते, मैं डॉक्टर अणिमा शर्मा शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर से। आज हम कुपोषण के बारे में चर्चा करेंगे। यह दो तरह से है, अल्प पोषण और अति पोषण। कुपोषण समझने के लिए पहले हमें पोषण का समझना होता है। पोषण हमें दैनिक गतिविधियों के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो हम भोजन से लेते हैं। भोजन के अंदर हमारे दो एलिमेंट्स मेनली होते हैं। एक तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसमें हमारा फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, और दूसरा मिनरल्स और विटामिन्स है। तो जब हम इनका कम ले पाते हैं जिससे कि हमारे शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, वो हमारा अल्प पोषण होता है। WHO ने अभी रिसेंटली अति पोषण को भी कुपोषण की श्रेणी में डाला है, क्योंकि ये उतना ही हानिकारक है जितना कि अल्प पोषण, जिसमें हमारा एक्सेस न्यूट्रिएंट्स होने के कारण बॉडी को नुकसान हो जाता है। कुपोषण एक्चुअली हमारा एक तो सोशल हमारा लेवल से डिपेंड करता है। जैसे हमारा यदि लो इकोनॉमिक लेवल है तो भोजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, प्राप्त नहीं होता है अच्छा क्वालिटी का भोजन। दूसरा हमारा एजुकेशन लेवल पे भी डिपेंड करता है। आपको यदि प्रॉपर उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको पता ही नहीं है कि किस में न्यूट्रिशन अच्छा है और हमें क्या खाना चाहिए। थर्ड नंबर पे आता है जो सोशली लोनली पीपल होते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जिनको है, जो एल्डरली पीपल है, उनको जल्दी कुपोषण हो सकता है। अभी आजकल जो हमारा कुपोषण इन रिच जो कहा जाता है, जिसमें इनको क्वालिटी जो फूड है उसमें हाई एनर्जी लेवल है, हाई सॉल्ट है और विटामिन्स लेवल कम है, जो हम पैकेज फूड मार्केट से खा रहे हैं, उसकी वजह से भी जो ओबेसिटी अति पोषण हो रहा है वो भी इसके अंदर आ जाता है। बीमार व्यक्ति बार बार हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है तो वो पोषण पे ध्यान नहीं दे पाता है। सेम टाइम उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाने की वजह से उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। फिर दूसरा हमारा कई बीमारियां हैं जिसमें हमारा डिमांड बढ़ जाती है, जैसे क्रोनिक इन्फेक्शन है, डायरिया है, थायराइड की बीमारी है, उसमें भी फिर हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। कुपोषण के लक्षण के अंदर पेशेंट का जो स्किन का कलर है वो पीला पड़ जाता है, बाल जो है वो पतले होके कलर उनका हल्का पड़ जाएगा, जल्दी टूटने लग जाएंगे, ज़्यादा टूटने लग जाएंगे। इसी तरह नाखून भी जल्दी टूटने लग जाते हैं, और मसल जो मांस है वो कम हो जाता है, तो हाथ और पाँव पतले पड़ जाते हैं। स्पेशली जो ग्लूटल रीजन और थाई, जांग और अपना जो कूल्हे का रीजन है वहाँ पे पतला हो जाएगा आदमी। तीसरा उसका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट हो जाता है, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, जल्दी थकने लग जाएगा, उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो उसका परफॉर्मेंस स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर या ऑफिस में कम हो जाता है, और उसका एनर्जी लेवल लो होने से वो एपैथेटिक हो जाता है, मतलब किसी में इन्वॉल्व नहीं होकर शांत बैठा हुआ है। उसको चक्कर आने लग जाएंगे, वीकनेस होगी, फेंटिंग एपिसोड होंगे, लो बीपी होगी, टेम्परेचर उसका कम रहने लग जाएगा। ये सब कुपोषण के साइन हैं। जब भी आपका वेट 10% ऑफ बॉडी वेट से ज़्यादा कम हो जाए अचानक से बिना किसी कारण, तो आपको सबसे पहले जल्दी से डॉक्टर को कंसल्ट करना होता है, क्योंकि हमें नहीं पता अंदर कौन सी बीमारी चल रही है जिसकी वजह से कुपोषण हुआ है। और दूसरा, यदि आपका बीपी लो रहने लग जाए, आपकी पल्स लो रहने लग जाए, टेम्परेचर लो रहने लग जाए, थकान जल्दी होने लगे, चलने में सांस भरने लगे, तब भी आपको डॉक्टर को जल्दी दिखाना होता है। या बार बार आपको लूज मोशन होने लगे और आपके नर्व्स में कमी की वजह से आपका पाँव में झंझनाहट होने लगे, सुन्न पड़ने लगे, ये भी साइन है कुपोषण का। और जल्दी जल्दी आपको इन्फेक्शन होने लगे, उसको ठीक होने में ज़्यादा टाइम लगने लगे, ये भी आपको डॉक्टर पे कंसर्न करने का टाइम है। कुपोषण बेसिकली क्या होता है कि हमारे को जो एनर्जी लेवल की ज़रूरत है वो एनर्जी लेवल जब अवेलेबल नहीं होती है तो बॉडी क्या करता है, सबसे पहले अपने को एनर्जी जो नेसेसरी है वो अपने टिश्यू को ब्रेक डाउन करके लेना शुरू करेगा। तो सबसे पहले जो हमारा सिस्टम सप्रेस होता है वो होता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से इन्फेक्शन जल्दी होने लग जाते हैं और ठीक होने में ज़्यादा टाइम लेने लग जाता है। दूसरा, आपको जो क्रोनिक इन्फेक्शन है जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, हेपेटाइटिस है, ये सब आपको लंबे टाइम तक रहने लग जाते हैं। कुपोषण से आपको डायरिया होगा, इन्फेक्शन की वजह से ठीक होने में टाइम लगेगा, या इन्फेक्शन हो गया और फर्दर वो
अगेन कुपोषण को बढ़ाएंगे, तो एक साइकिल चल पड़ती है। तो मरीज इस साइकिल में फंस के और कमज़ोर होता चला जाता है। दूसरे नंबर पे आता है कि उसका जैसे इम्यून सिस्टम के अलावा उसको बीपी जो है वो कम रहने लग जाएगा, हार्ट उसका स्लो रहने लग जाएगा, टेम्परेचर उसका कम रहने लग जाएगा। फिर दूसरा उसका सिस्टम जो अफेक्ट होता है वो होता है नर्वस सिस्टम, क्योंकि B12 और कैलोरी दोनों ब्रेन सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करता है। तो उसका कंसंट्रेशन कम होकर इरिटेबल होकर वो इमोशनली अनस्टेबल होकर डिप्रेशन में चला जाता है और एंग्जाइटी का भी पेशेंट बन जाता है। तो अक्सर ये पेशेंट हमें जो हल्के कुपोषण होते हैं वो बिहेवियर अबनॉर्मलिटी के कारण जो हम पहचान नहीं पाते अक्सर होते हैं ज़्यादातर। कुपोषण का मरीज जैसे ही कमरे में एंटर होता है उसकी अपीयरेंस से हमें वहीं थोड़ा डाउटफुल क्लियरेंस तो वहीं हो जाता है, क्योंकि उसका जो अपीयरेंस मैंने अभी डिस्क्राइब किया, पेल कलर है, हाथ पांव पतले हो रहे हैं, पेट में और मुंह पे सूजन है, तो वहाँ से हम बता देते हैं। फिर उसकी कंप्लेन जो होती है, जैसा मैंने बताया, कमजोरी है, लिथार्जी है, फेंटिंग है, वहाँ से हमें समझ में आ जाता है। फिर सबसे पहले जो हम असेस करते हैं वो ये देखते हैं कि कारण क्या हो सकता है। दूसरा फिर हम उसकी सिविरिटी असेस करते हैं कितनी है। कारण के अंदर हम हिस्ट्री देख लेते हैं कि जैसे उसका खाना पीना पूरा नहीं हो पा रहा है या एक्सेस में उसका लाइफस्टाइल रॉन्ग है। दूसरा उसे कोई बीमारी है जो हमें डायग्नोस करनी है, जैसे कि उसको डायरिया है या निगलने में दिक्कत है, खा पी नहीं पा रहा है या बुखार हो रहा है, दस्त हो रहे हैं, ये सब तो कारण में आ जाएंगे। अब जब उसका हम लेवल असेस करते हैं कि कितना सीवियर है, तो कुपोषण में मैंने बताया था जैसे कि अल्प पोषण और अति पोषण 2 टाइप आजकल इंक्लूडेड हैं। कुपोषण का ग्रेडिंग करने के लिए हम लोग BMI से कैलकुलेट करते हैं। BMI मतलब वेट इन किलोग्राम डिवाइड बाय रूट ऑफ हाइट इन मीटर्स। यदि ये 18.5 से कम है तो ये अल्प पोषण का साइन है। अल्प पोषण में यदि आपका ये 16.5 से बिलो जा रहा है तो ये सिवियर अल्प पोषण है। अब यदि आपका BMI मोर देन 25 और 30 के बीच में है तो ये आपका होता है ओवरवेट की निशानी, एंड इफ इट इज़ मोर देन 30 तो ये आपका ओबेसिटी में आ जाए जो अति पोषण का साइन है। ये दोनों ही हार्मफुल है। अब जब पेशेंट अंदर आ गया, आपने ये सब कैलकुलेट कर लिया, दूसरा फिर सिविरिटी हम लोग उसका आर्म सर्कमफ्रेंस भी देखते हैं, जो कि डिनोट करता है कि मसल मास कितना रिड्यूस हुआ है, मतलब उसका कुपोषण कितना पुराना है। ये सब एग्जामिन करने के बाद साइमल्टेनियसली हम लोग उसके ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ब्लड टेस्ट करवाने के वक्त हमें लेवल ऑफ कुपोषण देखने के साथ साथ कॉज के ऊपर भी कंसंट्रेट करना होता है। कॉज एक हम लोग हिस्ट्री से आइडिया ले लेते हैं कि पेशेंट का क्या सस्पेक्टेड कॉज हो सकता है, जिसके बारे में हमें डिटेल से देखना है। मोस्ट कॉमन कॉज जैसे ये है कि उसको एजुकेशन ही नहीं है और वो गलत टाइप का खाना खा रहा है। ये मोस्ट कॉमन आज का प्रेजेंट टाइम में चल रहा है कि हम लोग प्रोसेस फूड जो भी खा रहे हैं इसके लिए उसको एजुकेशन की ज़रूरत होती है। फिर हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन है, आयरन कम है तो उसका हीमोग्लोबिन लो होगा, और सीरम आयरन और सीरम B12 भी हम लोग करवा लेंगे। दूसरा फिर हमें प्रोटीन वेस्टिंग दिख रही है तो सीरम एल्बुमिन टोटल प्रोटीन से हमें आइडिया लग जाएगा। थर्ड उसका विटामिन B12 के साथ विटामिन D लेवल भी हो सकता है। मिनरल सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और जिंक, इनका लेवल भी हम लोग चेक कर सकते हैं। फिर हम जाते हैं जैसे कॉज के लिए जो रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन है, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, थायराइड लेवल हम लोग फर्स्ट देखते हैं। शुगर, डायबिटीज़ इसका कारण भी हो सकता है और अति पोषण का रिजल्ट भी हो सकता है, तो शुगर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद उसको डायरिया, यदि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो डायरिया से रिलेटेड कॉज हमें देखने होते हैं। सोनोग्राफी हो जाती है, इंटेस्टाइनल बायोप्सी हो सकती है, स्टूल एग्जामिनेशन हो जाता है। इन्फेक्शन है तो लंग एक्सरे में ट्यूबरक्लोसिस देख सकते हैं। HIV के लिए ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, और ये सब करने के बाद हम उसे ट्रीटमेंट के लिए प्लान कर लेते हैं। एक बात और है, कुपोषण कभी भी डरने की बात नहीं है। ये बहुत आसान से ट्रीट होने वाली बहुत सिंपल सी छोटी सी बीमारी है जिसमें एजुकेशन का सबसे बड़ा रोल है।